अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज अभी थोड़ी देर पहले लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में 8 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उर्दू के अंदर ये फैसला तहरीर किया है, जिसके मुताबिक एक तो इस मिसिंग पर्सनस के जो तमाम केसेस हैं उन्होंने कहा कि इनको बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये हुआ था कि जो पैमरा की तरफ से ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया कि अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट ना किया जाए, वहां पे जजेस के रिमार्क्स क्या होते हैं, वकला दलाइल क्या देते हैं, वो भी रिपोर्ट मत किया जाए सिवाय उनके कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हो। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मिसिंग पर्सनस के जो तमाम केसेस हैं उनको बराह रास्त नशर किया जाए, ये उन्होंने हुक्म दिया। इस पर अमल कितना होता है दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये वक्त ही बताएगा और फिर उस पर कुछ शुकूक शुबात बहरहाल रहेंगे, लेकिन दैट वो देखा जाएगा जब ये मामला होगा। उसके अलावा बड़े बड़े अफसरान को ISI, MI, IB, वजारत कानून और वजारत दिफा के बड़े बड़े अफसरान को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इसी केस के अंदर लापता शायर अहमद फरहाद वाला जो मामला था। अब ये भी वक्त ही बताएगा कि बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी शकूक शुबात का इजहार मुख्तलिफ लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि रवायत कुछ इसी तरफ इशारा करती है कि मुश्किल सा काम है। खैर, उसके अलावा ये मामला था कि इंटेलिजेंस एजेंसी से राबते में है, ये बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लेकिन जो दरखास्त गुजार वकील हैं उन्होंने कहा कि रियासती जमानत पर हमें एतबार नहीं है और मुग़वी की जान को मजीद खतरात लाहिक हो गए हैं। तो कोई बहुत लंबी डेट नहीं दी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो अब अगली समाअत है दैट विल बी ऑन 29 मई। इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर मिसमार किया गया, उस पर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि उनको नोटिस नहीं मिला। जो नोटिस जारी किए गए वो एक इंडिविजुअल को किए गए, वो एक शख्स को किए गए, जबकि ये तहरीक इंसाफ की प्रॉपर्टी 2020 में ये ट्रांसफ़र PTI के नाम पर हो चुकी थी। तो यहां पर यह खिलाफ कानून किया गया। और फिर दूसरी बात यह कि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त पर यह किया गया उससे सियासी इंतकाम की बू अलबत्ता इस कार्रवाई में आती है। इसके अलावा एक और चीज़ जहां से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, मैं आपके साथ मेहमानों का तारुफ भी कराता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ कि एक बाज़गश्त ये चल रही है कि पहले तो दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी क़यादत पर, लेकिन अब जो एक और मामला सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वजारत दाखिला की कमेटी ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी पेश की कैबिनेट में, और उस रिपोर्ट में ये सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पे कि इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल जरीदे को आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया था, नाम लिए थे उन्होंने, उसका एक हवाला है। फिर उसके अलावा पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनकर बाकायदा शिकायत दर्ज करवा सकती है, और मुख्तलिफ मौक़ों पर जो बातचीत की गई उसको मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया जा सकता है, और हुकूमत की जानिब से आईनी दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या इशारा किस तरफ जा रहा है, और ये जो चहमगोइयाँ इस वक्त दारुल हुकूमत में चल रही हैं बिला वजह नहीं है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं। सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़, और रबिया बाजवा साहिबा वकील हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी लेटर इन द प्रोग्राम। सेनेटर साहब, मैं स्टार्ट आपसे करता हूँ। ये जो सब मामला आते हैं, आपका ऑफिस जो मिसमार किया गया, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में नहीं हम जाते कि वो क्या मामला हुआ, उस पर टेक्निकलिटीज़ उसके अंदर क्या हैं, बट अपार्ट फ्राम दैट दूसरी तरफ से अदालतों वाला मामला है। एक पंजाब गवर्नमेंट डेफेमेशन लॉ ले आई, उसका मकसद जो नज़र आ रहा है वो सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स व्लॉगर्स गलत हो तो मामला उसको रोकना चाहिए, लेकिन ओवरऑल वो एक मजल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर पैमरा का एक मामला सामने आ गया कि अदालती कार्रवाई जहां पर रिपोर्टर मौजूद है वो मिनो अन भी उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसके अलावा ये जो मैं लास्ट आपसे जो बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यकीनी तौर पे आपने भी सुनी होगी, तो देयर आर प्लान्स के, मतलब ये बजाय इसके कि कई मामला सिमटता, ये तो तलखी और फैलती जा रही है और मजीद बढ़ती जा रही है। सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज़ और गलत तरफ जा रही है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि जब लोग हारना शुरू कर देते हैं, जब उनको समझ आती है कि उनके हार करीब है, तो वो डेस्परेट मेशर्स पे चले जाते हैं।
फिर वो ये नहीं देखते कि भाई हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो डेस्परेट मेजर्स पे। आज हमने देखा कि पहले शिबली फराज साहब ने एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन परसों जो सेनेट का सेशन हुआ था उसमें एक कमेटी के रेफरेंस से बताया गया था कि ये लोग होंगे, और उसमें कहा गया था कि ये शिबली फराज के साथ डिस्कशन के बाद हुई थी। तो हम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खामोश हो गए कि यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। फिर शिबली फराज साहब ने आज बताया कि उनसे किसी ने नहीं कहा, तो इन अदर वर्ड्स जो, और उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाई है कि गवर्नमेंट ने और जो जिन्होंने प्रेजेंट किया था लॉ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा था फ्लोर पे उन्होंने झूठ बोला है, किसी ने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं की। फिर आज अभी आपने उनकी एक और वो रिकॉर्डिंग बताई जिसमें उन्होंने कहा कि 2 फ्लोर्स एक्स्ट्रा हैं। देखिए ये कैटेगरी 3 की जगह है, कैटेगरी 3 में बेसमेंट ग्राउंड प्लस 1 की इजाज़त होती है, वहां पे बेसमेंट ग्राउंड प्लस 1 ही बना हुआ है। उसके ऊपर जो एक चीज है उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहां पे विद परमिशन वहां पे वो लगाए हुए हैं, ये सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और उनके साथ जो जगह है उसमें सिंपल ये टीन शीन के साथ जरा वो ताकि हवा शवा ज्यादा ना हो तो वो बंद कर दिया। और उस जगह पे अक्सर ये आप लोग जो मीडिया वाले आते हैं उनको हम बिठा देते होते उधर, लेकिन देयर इज नो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें जितने भी सीडीए के लैंड्स होते हैं वहां पे अक्सर लोग कोई ऐसी चीज कर लेते हैं जिसको उठाया जा सकता है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। उस परमानेंट स्ट्रक्चर, और चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये उसके नाम पर है, ये प्रॉपर्टी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर है, तो वहां पे सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, चूंकि वॉशरूम सीडीए नहीं बनाता, वॉशरूम अगर ये एक जैसे आप वो देखिए उसकी कैटेगरी है कि यहाँ पे शॉपिंग एरिया, वहां पे कोई पब्लिक बाथरूम्स नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे कंटेनर रख के उनके अंदर वॉशरूम बनाए कि जो भी आए उसको फायदा हो जाए। सामने एक मस्जिद है, वो लोग भी कहते हैं कि हमें बाथरूम्स की जरूरत है, तो उस चीज को लेके रात के 12 बजे करना ये अदालतों के अंदर भी तय हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे बड़ा, फिर मैं ब्रीफली आप मुझे इस पे बता दीजिए, मैं रियासत अली आज़ाद साहब की तरफ जाऊंगा। क्या ये इस वजह से सब कुछ हो रहा है जो आप लोगों ने एक अब हार्ड हिटिंग, खास तौर पे इमरान खान साहब ने जो एक हार्ड हिटिंग स्टैंस और नेम कॉलिंग जो की है, कहा यह जा रहा है कि अब उसकी वजह से देयर विल बी मोर टाइटनिंग इफ आई देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जब आप कहते हैं डॉक्टर हुमायूं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो क्या कह सकते हैं उसे, वर्कर है या एक लीडर है या जो भी है ना, आप उसको जिस लिहाज से भी कह सकते हैं, सीनियर मेंबर है, जब आप कहते हैं कि इसने गलत किया या फलाना किया है, तो फिर आपको उसको इंडिविजुअली अलग करना चाहिए, आपको उसे इंस्टीट्यूशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो हम लोग जुडिशरी से पिछले 2-3 साल में डसे हुए, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन के हम खिलाफ नहीं है। हम बाज जजेस के जजमेंट्स पे हमें इतराजात है। इस तरीके से अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को ले लें, उसमें एक इंडिविजुअल, हर एक ने इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं, मियां नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा हो, हर एक ने किसी न किसी इंडिविजुअल के। लेकिन एक मिनट है जी, बिल्कुल नहीं जी, टॉप के। आपको पता है मुशाहिद हुसैन साहब ने बाजवा साहब के बारे में क्या बातें की अभी रिसेंटली? बाजवा साहब में भी डिफरेंट पर्सन। आपने उनका इंटरव्यू सुना है? दूसरी बात नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा था, फर्क ये है कि आप जुडिशरी की बात कर रहे थे या मुख्तलिफ और इदारों बात कर रहे थे, और एक तरफ दूसरी तरफ जो आपका इशारा है उनमें बहुत फर्क है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। अब मैं नहीं, लेकिन आपने देखा है कि आपने मुशाहिद हुसैन साहब ने जो आखिरी बातें कही हैं विद रिस्पेक्ट टू दी, उन्होंने कहा है कि जो टॉप लीडरशिप थी जनरल बाजवा के साथ, आपने वो सुना है उन्होंने क्या कहा? दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो उन्होंने बातें की, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बात, आप और सुनी भी है, सबने सुनी है। मैं रियासत अली आज़ाद साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त अदालतों आपने शायद सुना भी हो, हम जो प्रोग्राम के आगाज़ में सुना रहे थे, आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीर की है, सम हार्ड हिटिंग वर्ड्स, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला आज लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब के हवाले से आया, फिर उसके अलावा उससे पहले जो मामला चल रहा है 6 जजेस वाला, और फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, ये तो अदलिया इल्ज़ाम लगा रही है एग्जीक्यूटिव के एक विंग पे कि वो मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ से हुकूमत उसका जवाब देने बीच में आ गई जिन पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा ही नहीं है। बार इसमें कहां पर खड़ी हुई है यासीन आज़ाद साहब? बाजवा साहब, आपने
3-4 चीज़ें पूछी, मैं वन बाय वन इसको आंसर करूँगा। सबसे पहले तो आज वो जो मिसिंग पर्सन फरहाद वाला केस था, मैं आज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब मिस्टर जस्टिस उनकी कोर्ट में मौजूद था। सारी प्रोसीडिंग में मैं शामिल रहा हूँ और जो उन्होंने ऑर्डर किए वो आपने अपनी स्क्रीन पर चला भी दिए और उन्होंने जो कमेंट किए वो भी आपने चला दिए। और दूसरी बात आ गई कि जो अटर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने कमिटमेंट दी हुई थी कि आज वो उसको कोर्ट में या जो पिटिशनर है उसके हवाले कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। और आपने देखा कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फर्दर जो सेक्टर कमांडर है उसको भी तलब किया है और सारी चीज़ें और कमेंट और सारे उनके टिकर आपने सुन लिए। अब दूसरी बात आ गई कि जी जो पैमरा के हवाले से आज सुप्रीम को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, मैं वहाँ पे कौंसल था, मैं पेश हुआ हूँ। हमने उसमें ये मौक़िफ़ लिया था कि ये जो सेक्शन 8 और 9 है पैमरा ऑर्डिनेंस का, उसकी वायलेशन में ये जारी हुआ है जी। और वो क्यों हुआ है, वो भी यही टिकर्स थे जो लास्ट डेट पे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के थे, जिसकी वजह से वो पब्लिश हुए या ब्रॉडकास्ट हुए, तो ये पैमरा ने एक जारी कर दिया। उसमें एक हमने ये भी कहा कि आरडी अल्ट्रम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी नोटिस देना चाहिए था तमाम मीडिया हाउसेस को और जो यूनियंस थी, जो टीवी चैनल्स की, PFUJ या RIUJ जितनी भी थी, उनको आपको पहले नोटिस करना चाहिए था, फिर ये जारी करना चाहिए था। दूसरी बात हमने ये कोर्ट में कही कि जो पैमरा का नोटिस जारी कोरिजेंडम जारी हुआ है, ये इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 19A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 उसकी वायलेशन में है कि आप स्टेट वे ब्लैंक आउट कर दे। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है मियां साकिब निसार साहब की, PLD सुप्रीम कोर्ट 2019 पेज नंबर 1 है, उसका भी हमने रेफरेंस दिया। तीसरी बात यह है कि आप आमिर फारूक साहब ने जो उस पर फैसला दिया है, वो इसका मतलब है कि उन्होंने आपका कोई ये वाला आर्गुमेंट माना नहीं, उन्होंने ये कहा कि चूंकि पैमरा के जो कंसर्न कोई बंदा पेश हुआ तो उन्होंने नोटिस उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये 2-3 दिन बाद हम सुन लेंगे तो इसको सस्पेंड करने की आई थिंक सो कि नहीं है। लेकिन मैंने इन एडिशन टू दैट एक और सबमिशन की कि जी जो मीडिया हाउसेज और चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी हो गए उनकी हद तक कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दें, तो उस पर उन्होंने एक इंजेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी उनके खिलाफ कोर्सिव और कोई एडवर्स ऑर्डर ना किया जाए। तीसरा सवाल आपने किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का केस है, चूंकि वहां पे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल नहीं है, मैं गुजारिश कर रहा था कि उस पर वो तो हुकूमत उसके रिप्लाईज क्यों दे रही है, हुकूमत उसका बाकायदा पार्टी बन के अब अदलिया के खिलाफ मुहाजरा क्यों कर रही है। मुझे ना एक्चुअली सिर्फ ब्रेक तक आ जा रहा है, मैं वापस आ जाऊं ना, रियासत साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं इसी क्वेश्चन से, यहीं से आपका जवाब लूंगा। रबिया बाजवा भी हमारे साथ होंगी। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। रियासत अली आज़ाद साहब, वो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो जुडिशरी इस वक्त कह रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है, जो उनकी शिकायत हैं वो कहीं और हैं, जवाब हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, और वो भी एक तो ये हो ना कि अगर बिल्कुल कोई अनफाउंडेड उनके इल्ज़ामात हों जुडिशरी के, हुकूमत क्यों इतनी एग्रेसिव हो रही है सब मामले के अंदर, वो आपकी टेक क्या है इसमें? बाजवा साहब, बात ये है कि देखें हुकूमत जो है वो क्यों इस पे अपने आप को इन्वॉल्व करती। रीज़न इसके पीछे ये है कि देखिए अदलिया तो एग्जेक्टिव से मुतासर है, उन्होंने कहा भी ये एलेज भी यही किया कि इंटरफेरेंस अगर हो रही है तो वो इंतज़ामिया कर रही है, तो इंतज़ामिया जो है वो बराह रास्त आके उसको जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस जैसे उनकी स्पीचेस और उनकी तकरीरें आप सुने तो वो किस लेवल की हैं, चूंकि वहाँ पे उनको इस्तिस्ना हासिल है, और अगर वो बाहर करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत भी, आर्टिकल 204 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वो सारी प्रोसीडिंग हो सकती है। और मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनको ऐसा कहना चाहिए। रीज़न ये है कि इदारों की हिफाजत, इदारों की आज़ादी, इदारों के अंदर रहते हुए
अपने अपने डोमेन में काम को तो हुकूमत ने करना है। अदलिया अगर बेहतर होगी तो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की भी अच्छी होगी, अपोजिशन के लिए भी वो अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने अदलिया को प्रेशराइज करना है, अदलिया पे आपने अपना मिसट्रस्ट शो करना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? हुकूमत ने तो अदलिया को प्रोटेक्ट करना है। हुकूमत प्रेशराइज करने से लगता है कि प्रेशर को खास में से कबूल किया नहीं जा रहा। रबिया बाजवा साहबा ने हमें चूंकि ज्वाइन कर लिया है, आपकी मैशत भी बेहतर होगी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बेहतर होगा। रबिया बाजवा साहबा, आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने जो बात की है वो आप डू यू थिंक इट्स अ रिएक्शन जो अदलिया की तरफ से वजीर कानून, वजीर इत्तलात और मुख्तलिफ सेनेटर्स और वो जो एक बराज अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तकरीर का है, ये उसका जवाब था? देखिए, जो जितना मैंने उनका खिताब देखा, ये मुझे पब्लिक जी रियासत साहब, मैं जरा रबिया साहिबा से पूछ रहा था, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अच्छा, ओके जी, मैं उसको दो तरह से देखती हूँ। एक तरफ तो उन्होंने कुछ हमें फील हुआ कि हमें जो लॉयर्स हैं उनको एड्रेस किया और उन्होंने ये फरमाया कि जो लॉयर्स प्रोटेस्ट करते हैं और वो हड़ताल करते हैं, वो हड़ताल जो है उससे बड़ा सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और जुडिशरी जो डिलीवर नहीं कर पा रही। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है, पहले इस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस है, क्योंकि ये जो हम जिस इशू के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं ये हर वकील का मसला है जो लाहौर के अंदर अदालतों की तकसीम के हवाले से प्रोटेस्ट आपने देखा रिसेंटली, हम लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बहुत बुरी तरह लीगल फ्रेटर्निटी को इफेक्ट कर है। उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन दी, लेकिन जुडिशरी ने हमारी बात नहीं सुनी और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने हमारे ऊपर तशद्दुद करवाया और हम ये समझते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। दूसरी बात जना इसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को मैं ये भी याद करवाऊंगी कि जो जुडिशरी इस वक्त है वो खुद भी एक एहतजाज जो वकला तहरीक का एहतजाज था उससे वजूद में आई थी और इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमारे जो बुनियादी हकूक हैं, राइट टू असेंबली के ऊपर को भी और हमारी आवाज़ उठाने के हक को भी। एक तो बात ये हो गई। जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत का रवैया है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो हुकूमत का रवैया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान ने जो खत लिखा वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ कि जुडिशरी बतौर अदारा खड़ी हुई। ये तमाम पाकिस्तान के जो जमहूरी सोच रखने वालों की एक स्ट्रगल थी कि आज वो इस मुकाम पर मुंतज हुई कि जुडिशरी ने खुद इस चीज़ को समझा और जुडिशरी उसके ऊपर खड़ी हुई। तो चीफ जस्टिस साहब अगर ये पैगाम देना चाहते हैं तो उस हद तक मैं उस पैगाम को अप्रिशिएट भी करती हूँ। अगर वो हुकूमत को या उन अदारों को कह रहे हैं जो जुडिशल वर्क के अंदर गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन उसके साथ मैं फिर चीफ जस्टिस साहब को ये याद दहानी करवाना चाहूँगी कि अगर वो ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो स्ट्रगल है या जो इस तरह की इंटरवेंशन की स्ट्रगल है ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जदोजहद है और अगर वो बार को कमजोर करेंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा जुडिशरी के लिए कि वो ये जदोजहद जो है या इसके लिए अच्छा रबिया साहब ब्रीफली जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। वो जो पेमरा का आया उन्होंने जो हुक्मनामा जारी किया कि जनाब आप अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जो कि नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। मतलब वकला क्या दलाइल दे रहे हैं, जज साहिबान की क्या रिमार्क्स है, वो एज इट इज तो कम से कम रिपोर्ट किए जा सकते हैं। और उस पर फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो ऑर्डर दिया है उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी ये यूं ही चलेगा मामला। उसको आप किस तरह से देखती हैं ब्रीफली? इसमें तो एक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हर चीज़ ओपन होनी चाहिए। ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जैसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है वो भी एक ह्यूमिलिएशन है, जो आम लोगों के साथ हो रहा है वो भी एक ह्यूमिलिएशन है। तो ये बिल्कुल अगर ओपन होता है, कोई जाके देखना चाहता है या इसको अगर ओपन भी करना है तो ये बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। दूसरी बात है कि हमें जुडिशरी के अंदर भी ये कंफ्यूजन नजर आ रही है। एक तरफ तो वो कुछ केसेस को दिखाना चाहते हैं, शायद वो समझते हैं कि जिस केस को जुडिशरी समझती है कि लोगों तक पहुंचे उनका कोई पैगाम या उनका नैरेटिव तो वो दिखा देते हैं, लेकिन जो बाकी केसेस है जिनको वो नहीं समझते तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ये कहा है कि लापता अफराद के हवाले से तमाम केसेस जो हैं वो लाइव दिखाए जाएं। ये उन्होंने अपने हुक्मनामे के अंदर कहा है। होता है इसके ऊपर अमल के नहीं होता ये तो देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जब आना था अदालत में तो वो तो जस्टिस काजी फायसा की अदालत में उस वक्त उन्होंने दिखा सकी थी। मैं हुमायूं मेमन साहब की तरफ मैंने जाना है फॉर द वांट ऑफ टाइम कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से केसेस और खास तौर पर जिसमें गैर आईनी तौर पर ये अदारे मुलव्वस हैं वो बिल्कुल इनको एक्सपोज होना चाहिए और पब्लिक तक पहुंचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, वो जो मैं प्रोग्राम के इंट्रो में बात कर रहा था कि एक देयर आर रूमर्स अबाउंड इन द कैपिटल, ये बाज़गश्त है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ मतलब जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, कुछ टॉप लीडरशिप के ऊपर आर्टिकल 6 के हवाले से, आप तक भी ऐसे कुछ इत्तलात हैं कि हुकूमत ऐसा सोच रही है?
देखिए, र्यूमर्स तो हैं, वो जिस तरीके से आप रेफर कर रहे हैं, जिस तरीके से किसी ज़माने बलूचिस्तान और केपी के जो लीडरान थे उनके ऊपर भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था, और उस तरीके से फिर बाद में फिर भुट्टो साहब को ख़ुद भी सूली पे चढ़ना पड़ा। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें जो बनाई गई थी उसको फिर डिसॉल्व कर दिया गया और वो सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए। जो हैदराबाद वाले ट्रायल्स हुए थे। एक बात बताता हूँ, हैदराबाद वाली बात थी, ठीक है ना। देखिए, बात इस तरह है कि सर हम जो इंसान होता है, मैं मिसाल देता हूँ। नहीं, मैं तो सर आपसे, मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है, इसका मतलब यू आर अवेयर ऑफ इट कि ऐसा कुछ इरादों में है कुछ ऐसा? नहीं, सुनने में सर, देखिए, जब आपने सुना है तो बाकियों ने भी सुना होगा ना, ये इस किस्म की चीज़ है। अगर हो रही होगी तो वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आज के ज़माने में और प्रॉब्ली 1970s में बहुत बड़ा फ़र्क है। बास चीज़ें बहुत बदल चुकी है, बिल्कुल ठीक। आप हर चीज़ उस लिहाज से नहीं कर सकते। और एक बात याद रखें, इंसान अगर अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखता तो फिर अगली बार उससे ज़्यादा बुरी तरीके से गिरता है। अगर हिटलर ने नेपोलियन से सबक सीखा होता तो वो कभी रशिया के ऊपर अटैक ना करता, तो आज दुनिया की तारीख बदली हुई होती। लेकिन चूंकि उसने सबक नहीं सीखा था तो उसके साथ वही हुआ जो नेपोलियन के साथ वो वाला नहीं रहा। मैं असल में वक्त अब लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। रबिया बाजवा साहब हमारे साथ ही, रियासत अली आज़ाद साहब और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। जिन तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे थे, इन सब की शिकायत PMLN खुद एक दौर में करती रही है। बहुत से ऐसे हरबे हमें नज़र आ रहे हैं जो वो कहा करते थे कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अब फिर वही कर रहे हैं। लेकिन ये भी होता है कि जब आप खुद किसी के खिलाफ गड़ा खोदते हैं, आप उसमें कल को आके गिर जाते हैं। ये तो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी है PMLN। तो PMLN के लीडर हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ये सवाल तुमसे भी पूछेंगे, जरा स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, अब ये कल रात से जो चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इस्लामाबाद में दफ्तर में स्मार किया गया, उसके हवाले से CDA का और हुकूमत का मौक़िफ़ ये आता है कि नोटिस दिए गए थे। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नोटिस नहीं दिया गया, तहरीक इंसाफ को कोई नोटिस नहीं आया, एक आम शहरी के पास नोटिस आया, जबकि ये जो जगह है ये तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हो चुकी है। सवाल मेरा इसमें से ये है कि क्या इस वक्त जो तासुर जा रहा है, टाइमिंग खास तौर पर देखते हुए, सियासी इंतकाम की बू आ रही है इस कार्रवाई से? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात नोटिस की आपने की, तो ये अभी से नोटिस नहीं, वो अगर मुंतकिल भी होगी ये जगह, उनके जो ट्रांसफ़र है जगह की फ्रॉम वन ओनर टू दी अदर, तो उसकी भी आई एम श्योर डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद होंगे। और वो तो नोटिस, लास्ट नोटिस जो आया है वो भी मई के महीने में ही इनको फाइनल नोटिस आया है। और इनकी पार्टी में तो खासे वकील मौजूद हैं, और आए रोज़ इस्लामाबाद की तो CDA की लिटिगेशन लगी रहती है। इस्लामाबाद के जितने भी यहाँ पे रिहायशी हैं तो वो उसमें स्टे ऑर्डर्स भी ऑब्टेन करते हैं। किसी भी जो एक्शन है एनक्रोचमेंट वाला, उसके ख़िलाफ़ भी वो जो है स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि अब ये एक आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है कि हमारे साथ सियासी इंतकाम है और सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है। ये 2020 में भी ये इनको नोटिस आया, और 21 में भी आया, 22 में भी आया, फिर फाइनली 23 में भी आया। तो 20 से लेके 22 तक तो इनकी अपनी हुकूमत थी, और उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर कि इन्होंने प्रेमिसेस जब मूव किए होंगे तो देखा ही होगा, उसकी ड्यू डिलिजेंस की होगी कि जगह किसके नाम है और इसमें कोई लिटिगेशन मौजूद तो नहीं है, या इसमें कोई ऐसे नेसेसरी अप्रूवल्स या इजाज़तें मौजूद हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, जो भी जगह लेता है, घर लेता है, कि उसकी ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है। ड्यू डिलिजेंस की होगी। नहीं, वो की होगी। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि द टाइमिंग इज सच कि जब लास्ट टाइम वो उस वक्त ही कहा गया कि कोविड था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई, उसके मतलब इकट्ठे होने के लिए उस वक्त जो कवानीन बने थे, जो उसके प्रोटोकॉल्स बने थे, तो इस वजह से नून लीग का दफ्तर भी वक्ती तौर पर जब सील किया गया था, तो आपकी पार्टी की तरफ से भी इल्ज़ाम आया था, और मैं समझता हूँ किसी हद तक दुरुस्त होगा। उसकी वजह यह है कि जब एक हुकूमत अपने मुखालिफ के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेती है तो उसे सियासी इंतकाम ही तस्वुर किया जाता है, देखा उसको इसी तरह से जाता है।
सर उस टाइम हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुए थे, और आपको पता है वो तो वाक़तन सियासी इंतकाम था जो हमारी जमात के ख़िलाफ़ शुरू किया था इमरान खान साहब ने। और यकीन जाने कि ये तो पिछले 3-4 साल से एक लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किए हुआ है, और सीडीए एक रेगुलेटर है, एक अथॉरिटी है। अगर ओवरनाइट कोई ऐसी चीज़ होती तो फिर मैं शायद मानता कि वाक़तन यार इस पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है या किसी सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। लेकिन अब इसी माह में जब उनको नोटिस 4 तारीख को मिलता है और एक फाइनल वार्निंग मिलती है, तो फिर 23 तारीख को ऑपरेशन होना था। ऑब्वियसली इसमें लोग क्यों ऐसा सोचते हैं बैरिस्टर साहब कि वो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करें, एनक्रोचमेंट से हटाएं? क्यों उन्होंने सरकारी वो ठीक हो गया सर, वो ठीक हो गया। वो एनक्रोचमेंट से मुझे वैसे वो एक मॉल टाउन वाला वाकया याद आ गया। वहां पे जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब थे, वो भी एनक्रोचमेंट हटाने से वो मामला शुरू हुआ था। खैर, लेकिन मुझे एक बात छोटी सी, सीडीए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक हुकूमती इदारा है, सीडीए ही वो इदारा है। और फिर उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की, जिसने इलेक्शंस हो रहे थे और एक जलसे तक की, एक कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त आपकी मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ, डीसी साहब के खिलाफ एक तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, और उन्होंने कहा कि 2 महीने से अगर आपसे इजाज़त मांगी जा रही है, आप ना इजाज़त दे रहे हैं ना उसकी वजह बता रहे हैं। तो वहां पे तो क्लियरली नजर आता है कि दे हैव अ टिल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो और फिर यहाँ से ये वाली कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर लोग उसको मिला के ही पड़ेंगे ना सर। आई बेग टू डिफर। मैं इसमें आपको वजाहत कर देता हूँ, जो ये इजाज़त मांग रहे हैं ना, तो एक तो पहली बात है दफ़ा 144 लगा हुआ है। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी सिचुएशन आपके मुल्क की कोई इतनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहीं है। आए रोज़ जो है सिक्योरिटी फ्रंट पे हमें बड़े कंसर्न्स हैं, अक्रॉस द कंट्री इस पे बड़े कंसर्न्स हैं सर। ये आप खबरों में भी देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिव 144 बीच में रहा है ना सर, टेररिस्ट अटैक। सर हमने देखा है आपकी जमात तो करती रही है ना सर। फाइनली देखें, इनको अगर इजाज़त दे भी दी जाए, मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप इजाज़त दे भी दें इनको, तो इनकी इसकी क्या गारंटी है कि इन्होंने 126 दिनों वाला धरना जिस तरह पहले किया था वो नहीं करेंगे? क्या ये यहाँ के सिटीजन्स की, यहाँ के रिहायशियों की ज़िंदगी मफलूज नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि 9 मई वाले और मई 25 2022 वाले जो इन्होंने यहाँ पे एक तबाही मचाई थी इस्लामाबाद में, ये वो नहीं करेंगे? अगर इस चीज़ की गारंटी देते हैं और अपने आप को ओपन करते हैं किसी भी किस्म की फिर एक्शन के लिए कि अगर हम इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लिया जाए, खा वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, क्योंकि इस्लामाबाद के रिहायशियों की ज़िंदगी को मफलूज नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान को दोबारा हॉस्टेज नहीं बनाया। सर वो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आए थे। बिलावल साहब ने भी किया था, मौलाना साहब ने भी किया, मरियम साहिबा भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर मौजूद रही और बाकायदा वहाँ पर ट्रैफिक तो वहाँ पे भी रुकी थी। खैर ये फिर इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में से इस बात को निकाल देते हैं ना सर कि राइट टू पीसफुल असेंबली एक जमहूरी फंडामेंटल राइट नहीं है पाकिस्तान के शहरियों का। मैं सर वो है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। राइट टू प्रोटेस्ट भी है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है। अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं, उस टाइम तो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, अभी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आए रोज आप देखें आपके बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, और नियरिंग बॉर्डर एरियाज पे जो एक सिचुएशन बनी हुई है वो आपके सामने है। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, और ये वो पार्टी है जिसने टेररिस्ट को दोबारा जेलों से रिहा करके अपनी सोसाइटी में, पाकिस्तान में दोबारा इन्होंने फैलाया और उनको जगह जगह भिजवाया, और आज उसी का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि 2 कवानीन ऑलरेडी मौजूद थे रेगुलेट करने के, मैं कहूँगा सोशल मीडिया को भी, मीडिया का तो खैर अलग मामला है। ये आपके पास डेफेमेशन लॉ मौजूद है, फिर उसके अलावा आपके पास स्पीकर ऑर्डिनेंस मौजूद था। ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया डेफेमेशन लॉ, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत सारी जर्नलिस्ट बॉडीज़ और सिविल सोसाइटी और HRCP और ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ ने उसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया, लेकिन वो एक तरीके से कहा गया, कहें कि रेल रोड किया गया और बस उसको किसी तरह से भी जो है नाफिज कर देना है, तो वो गलत नहीं होगा। ये लाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद लॉयर हैं सर, हमें भी समझा दीजिए कि जब 2 लॉज ऑलरेडी मौजूद थे, उनकी इंप्लीमेंटेशन का मसला। डिटेल मैं आपको इस पे असिस्ट करता हूं। मैं थोड़ा डिटेल मेरा मौका लीजिएगा काइंडली। सबसे पहली बात है कि जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का था और 12 का, उसके बाद बड़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी में। आपने देखा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरह यूट्यूब हो गया, जिस तरह एक्स हो गया, ट्विटर, फेसबुक और दीगर जो आपके इंस्टाग्राम और बाकी कई एप्लीकेशंस हैं, ये में तरमीम कर लेते सर। इनकी
सर इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आपको दे देता हूँ कि ये ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। जिसका जो दिल आता है मुंह उठा के, या जो जहन में मुंह पे ज़बान पे जो बात आती है, जिस किसी के खिलाफ आती है, तोड़ मोड़ के जिस तरह भी उसका दिल करता है वो उसको पेश कर देता है, वेदर थ्रू व्लॉगिंग, वेदर थ्रू ट्वीट, वेदर थ्रू एन ओपिनियन और एनीथिंग एल्स। तो अब जिसके खिलाफ बात की जा रही है उसकी तो इज्जत का मलिया मेट हो जाता है, उसको तो कोई जो है डिफेंस मौजूद नहीं है। अब वो क्या करे? मिसाल के तौर पे मैं अपने एक्स से एक ट्वीट करूं, या मिसाल के तौर पे मैं वीलॉग कर दूं आपके या किसी और जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त के बारे में, क्योंकि सहाफ़ियों के साथ भी एक ऐसी ही जो ट्रोलिंग ब्रिगेड थी, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने मीडिया चैनल्स तक को पीछे नहीं छोड़ा। तो सर ये ज़रूरी था, और इस कानून में देखें बेहतरी इस कानून में और लाई गई है और आई भी है। जैक के साथ, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ 5 दिन की कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती रही हैं। उसी के साथ सिर्फ पंजाब में क्यों है? बाकी बॉडीज, मसला तो फिर पूरे पाकिस्तान का। सर पंजाब की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि फेडरेशन में अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अभी फेडरेशन में पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रही है सर आपकी, तो मैं इत्तेहादी है बता रहा हूं, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। मुझे थोड़ी सी अगर बात कंप्लीट करने दें काइंडली। तो उसमें जब जैक के साथ मीटिंग हुई, कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ, उनकी तरफ से अमेंडमेंट्स आई, वो अमेंडमेंट्स अडॉप्ट भी हुई। उसके बाद बाकी सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उनकी तरफ से कंसल्टेशंस हुई, वो अडॉप्ट भी हुई। अपोजिशन के अरकान खुद वहां पे मौजूद नहीं थे क्योंकि एक स्पेशल कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटीज अभी उस तरह नहीं फाल थी। तो स्पेशल कमेटी के अंदर 2 तो मेंबरान अपोजिशन के मौजूद ही नहीं थे, 1 मेंबर मौजूद थे। और उसके बाद जो देखने वाली बात है सर, वो ये है कि इस कानून में क्वालिफाइड प्रिविलेज है, जिसने सही किस्म की असल जो है सहाफत करनी है और बिल्कुल A1 किस्म की 100% सच्ची खबर देनी है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सहाफ़ी सही सहाफत कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल सही हक़ाइक़ के पेश कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये उनके लिए है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, कम से कम उसको कर्ब किया जाए। और डेफिनेटली मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस जरूर है सर इस पे। देखिए मैं बिल्कुल आउटराइटली एज अ लॉयर, मेरी अगर गुजारिश सुन लें, मैं एज अ लॉयर आउटराइटली इसको डिफेंड नहीं कर रहा। इस पे मेरी एक रिजर्वेशन और प्रिंसिपल स्टांस जरूर मौजूद है कि जो स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया है उसमें जो तफरीक लाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल की होल्डर्स की, जो की पोस्ट पे है, की ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर ये तफरक नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और स्पेशल ट्राइब्यूनल ही उसको प्रोसिक्यूट करे, ना कि स्पेशल ट्राइब्यूनल ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं उसके लिए जो है आप हाई कोर्ट के जज को एज ट्राइब्यूनल कर दें। वो मैं खैर आपसे यही पूछने लगा था, आपने वो खुद ही कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला। अच्छा, वो आपने जो फरमाया असल रिपोर्टिंग, और बिल्कुल यही होना चाहिए, फेक न्यूज़ की किसी तौर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया का मिस इन्फॉर्मेशन, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सर ये जो असल रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं उन पर भी पाबंदी, और आपने देखा पैमरा का एक ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई को आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि यह भी दुरुस्त है रिपोर्ट करना कि वहां पे हुआ क्या है? अगर वहां पे जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं दे कैन नॉट इवन रिपोर्ट। नहीं सर, इसमें थोड़ी सी मैं फिर वजाहत करूंगा। इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम होता था ARY पे, और उस प्रोग्राम के जब एक रिपोर्टिंग हुई और वो ऐसी रिपोर्टिंग और सेंसेशनलिज्म हुआ, जस्टिस साकिब निसार साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उनकी एक जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, और उसमें बाकायदा तौर पे इस जजमेंट में पैरामीटर्स दिए गए हैं कि आपको रिपोर्टिंग करनी है तो फिर सही किस्म की रिपोर्टिंग करनी है, ना कि सेंसेशनलिज्म फैलाना है। और अगर आपका कोई फेयर कमेंट है और फेयर रिपोर्टिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम टिकर्स, ब्रेकिंग न्यूज़, सेंसेशनलिज्म, हमें हमारे मुल्क में मीडिया पे भी ज़्यादा वही बिकता है और आवाम को भी ज़्यादा वही पसंद है, और उससे आप जो एक इररिपेरेबल लॉस क्रिएट करते हैं, जिसका केस लगा होता है, या अदालत के इज्जत माब जजेस के ऊपर भी जो मतलब सर जो वो कर रहा वो गलत ना साहब। लेकिन वहां पे प्रोसिक्यूशन ने कहा क्या कहा, डिफेंस ने क्या कहा, जज साहिबान ने क्या रिमार्क्स दिए, एज इट इज रिपोर्ट करने पे पाबंदी, ये कोई मतलब ये ज्यादती वाली बात है? नहीं सर, एज इट इज रिपोर्ट करने पे पाबंदी नहीं है। अगर उसमें देखें है सर, क्वालिफाइड प्रिविलेज मौजूद है आपके पास। नहीं है सर, ये जो पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसमें है, उन्होंने कहा ऑल टुगेदर पाबंदी है उसके ऊपर।
नहीं ऑल टुगेदर नहीं, क्योंकि अब मामला सब्जुडिस है। 2 पिटिशंस लाहौर हाई कोर्ट में है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसी के साथ एक सिंध हाई कोर्ट में भी आ चुकी है। अब ये क्योंकि मामला सब्जुडिस है और इस पर कोर्ट की क्या रूलिंग आती है। लेकिन आज अगेन देखें, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से देखें, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने कोर्ट रिपोर्टर्स थे मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन माजरत के साथ जज साहब का ऑर्डर था कि उन्होंने नोटिस किए हैं उनकी पिटिशन के ऊपर, लेकिन कहा गया कि जो पेमरा की आई है नोटिफिकेशन उसके ऊपर मनोहन अमल करने के लिए जो है जज साहब का फैसला आया है। हालांकि फैसले में कोई ऐसी बात नहीं है और फैसले में कोई इस चीज का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट एनीथिंग अगर देखा जाए तो वहां पे लिखा गया कि कोई कोएर्सिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, कोई आप फैसले का तो सर है, लेकिन साफी और बैरिस्टर साहब जो पेमरा का नोटिफिकेशन है और उसके हवाले से आपकी दौरे हुकूमत में अबसार आलम साहब जब वो ही वाज चेयरमैन पेमरा, तो उसके वो खुद बहुत सारी चीज़ें उसके बाद डिफरेंट अदालती फोरम्स के ऊपर बता चुके हैं कि हाउ वाज पेमरा बीइंग कंट्रोल्ड, और उसकी एक झलक इस वक्त भी नज़र आ रही है। इस वक्त अब आपकी हुकूमत है, पहले कुछ और मामला हुआ करते थे। बखैर वक्त मेरे पास चूँकि कम था, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई। अलबत्ता ये कुछ ऐसी मामला हैं जो ऑन गोइंग है और फिर सब्जुडिस भी हैं। आने वाले दिनों के ऊपर इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।